पेपर 1 के क्लास में जुड़ने के लिए। अभी गाइस हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड जो हमारा यूनिट नंबर 1 है, तो उसको लेकर के हमारा डिस्कशन और डेलिब्रेशन चल रहा है। पिछले कल से ही हमने क्लास स्टार्ट किया। तो कल हमने कुछ बातें की टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, शिक्षण अभिक्षमता, और आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे क्योंकि ये हमारा चैप्टर 1 है, ये हमारा यूनिट 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो इसको लेकर के हमें और भी बहुत सारी बातें करनी है। कल बेसिक्स मैंने आपको बताया था, जो डेफिनेशन वाला हमारा पार्ट है, टीचिंग क्या है बेसिकली, और टीचिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, टीचिंग के क्या फीचर्स हैं, तो उसके बारे में हमने बात किया था। और क्योंकि अब जो यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर बनता है वो बहुत क्रिटिकल आता है, क्योंकि नाम से तो बहुत इजी लगता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड है तो इजी होगा, सिंपल होगा, क्लियर, बट जो क्वेश्चन का लेवल है वो काफी हाई लेवल का आता है। हॉट हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस आते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो उसके हिसाब से हम लोगों को अपनी तैयारी जो है वो करनी है। तो उसको लेकर के ही मैं आपको सारा कंटेंट भी पढ़ा रहा हूँ जो हमारे यूजीसी नेट के लेवल का है, उस स्तर का है। तो पहले कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, क्योंकि हर दिन कुछ क्वेश्चन से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को का श्री गणेश करते हैं। तो आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस स्टार्टिंग में बनाएंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, खास करके टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो उसको एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैं आपको टॉपिक की तरफ लेकर के मतलब जाऊंगा। ठीक है, तो स्क्रीन आपको दिख रहा है, स्क्रीन आपको दिख रहा होगा। एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं गाइस, ये जितने क्वेश्चंस हैं ना, ये सारे टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं। तो 4-5 क्वेश्चंस हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास की तरफ भी मूव ऑन करेंगे। तो थोड़ा सा आपका क्या होगा कि प्रैक्टिस भी हो जाएगा ना, पढ़ते पढ़ते साथ के साथ ये आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में आते हैं। थोड़ा मोटिवेशन भी मिल जाता है इससे, और एक क्रिटिकल एस्पेक्ट भी जो है वो डेवलप हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द मेन फोकस इज लेड ऑन कैप्चरिंग एंड सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। यानी गाइस मैंने आप सभी को पता है कि टीचिंग के 3 लेवल होते हैं ना, जो ऑप्शंस में भी है। तो ऐसा कौन सा लेवल है जिसमें मेन फोकस किस पे होता है? कैप्चरिंग एंड लेड ऑन कैप्चरिंग एंड सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन। जो भी हमारे पास आइडियाज हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी जो क्लास में मुझे आपको पढ़ाना है, तो उसको मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। तो ये किस लेवल ऑफ टीचिंग में आता है, जिसमें आप बेसिकली मेन फोकस होता है कैप्चरिंग एंड सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन, कि मेरे पास जो आइडिया है, नॉलेज है, वो एज इट इज मैंने आपके सामने रख दिया। तो ये किस लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर आएगा? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, या फिर स्वायत्त विकास स्तर? किस लेवल के अंदर आना चाहिए इसको बताइए। मेमोरी लेवल? यस सर, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए मेमोरी लेवल यस सर। कैप्चरिंग है। सर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ऑटोनोमस तो नहीं होगा मैम, मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग में ही कोई एक होना चाहिए, क्योंकि रिफ्लेक्टिव लेवल तो देखिए इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि रिफ्लेक्टिव का मतलब जानते हैं क्या होता है? क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग। जैसे खास करके रिसर्च, जब आप रिसर्च का जो लेवल है ना, जहाँ पे आप कुछ नया देने का मतलब कि एक क्रिटिकल एस्पेक्ट, रिफ्लेक्टिव एस्पेक्ट की एक क्रिएटिव आपका हो जाता है ना, कि जो आप पढ़ रहे हो उसमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आपका एटीट्यूड है, तो वो रिफ्लेक्टिव लेवल है, चिंतनशील स्तर। ऑप्शन सी सर, ऑप्शन सी रिफ्लेक्टिंग लेवल। नहीं, रिफ्लेक्टिव नहीं होगा मैम, इसका आंसर रिफ्लेक्टिव तो नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग होता है सर मेमोरी लेवल, ए मेमोरी लेवल, मेमोरी लेवल होता है आंसर। मेमोरी लेवल, मेमोरी लेवल इसका करेक्ट आंसर होगा, मेमोरी यस लेवल। सर, यस मेमोरी लेवल इज ओके करेक्ट आंसर। ओके, मेमोरी लेवल इज गुड, स्मृति स्तर। जैसे आप इस तरह से समझिए ना कि मेमोरी लेवल का मतलब हो गया क्लास 1 to 5। जी क्लास सर 1 to 5 का जो मतलब कि एजुकेशन का जो पैटर्न है ना, छोटे क्लासेस में आप क्या करते हो, छोटी बातें, मतलब बिल्कुल प्राइमरी एजुकेशन है ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, है ना, बेसिक। तो वो क्या हो गया मेमोरी लेवल, जहाँ पे चीजें आप मान लीजिए कि रटने पे भी आपका विशेष बल है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब हो गया कि 5 एंड अबव, यानी जो आपका मिडिल स्कूल है, क्लास 6, 7, 8, वो वाला लेवल अंडरस्टैंडिंग। और रिफ्लेक्टिव का मतलब हो गया जिसमें हम और आप आते हैं, मतलब पीएचडी, मास्टर्स, जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, पढ़ करके कुछ नया मीनिंग निकाल रहे हो।
बड़े लेवल पे क्या होता है गाइस कि आप जो पढ़ते हो पढ़ करके न्यू मीनिंग फाइंड आउट करना हमारे लिए एक चैलेंज हो जाता है कि आपको मैं जो भी टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो उस टेक्स्ट बुक से नए मीनिंग्स को फाइंड आउट करते हो, नए ऑब्जेक्टिव्स, नए एस्पेक्ट, नए पर्सपेक्टिव। तो दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल, शिक्षण का चिंतनशील स्तर, है ना। तो इसका आंसर मेमोरी लेवल होगा क्योंकि ये बेसिकली प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एक बार रिपीट कर देंगे सर, हिंदी से इसको समझाइएगा। हिंदी में मैम लिखा हुआ है ना, हिंदी में भी लिखा हुआ है कि अध्यापन के किस स्तर में मुख्य जोर विचार और सूचना को ग्रहण करने और उसके व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण पे होता है। छोटे क्लासेस में आप क्या करते हो कि आपने एक नोट्स बना लिया और उस नोट्स को क्या करते हो, एज इट इज जाके प्रेजेंट कर देते हो, तो वो क्या है, मेमोरी लेवल है। लेकिन बड़े क्लास में ये पॉसिबल नहीं है। बड़े क्लास में क्या है कि आपको थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा, कुछ नई बातें बतानी पड़ेगी, वहां पे सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन से सिर्फ काम नहीं चलेगा। लेकिन छोटे क्लासेस में क्या है कि आप मेन क्या है कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप क्या करते हो, जाके कॉन्वे कर देते हो। ठीक है, सिस्टमैटिक तरीके से उसको क्या करते हो, कॉन्वे कर देते हो। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन जैसे यहाँ पे देखिए दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। इसमें देखिए पहला स्टेटमेंट है कि अचीवमेंट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट आर डिजाइन टू एक्सेस द अपर लिमिट्स ऑफ द एग्जामिनीज नॉलेज एंड एबिलिटीज। जो हमारा मतलब कि जो टेस्ट होता है ना, अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं, अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट। तो अचीवमेंट टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो डिजाइन होता है ताकि किसी का भी जो अपर नॉलेज है, मतलब कि जैसे मान के चलिए कि किसी व्यक्ति का जो बिल्कुल जो हाई आपका जो एक लिमिटेशन है कि आपका हाईएस्ट जो नॉलेज का जो हाईएस्ट लेवल है, क्या उसको एक्सेस किया जाता है ना। तो ये है अचीवमेंट टेस्ट। और दूसरा है कि ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट एंड प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट आर डिजाइन टू मेजर द टिपिकल बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक एग्जामिनीज। ठीक है, तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट है, जिसमें बेसिकली पर्सनालिटी मतलब आपका जो व्यक्तित्व है उसका टेस्ट है, क्या उसमें हम लोग बिहेवियर को मतलब मेजर करते हैं कि किसी भी स्टूडेंट का क्या बिहेवियर है, क्या व्यवहार सर है। एक बार हिंदी में भी क्वेश्चन पढ़ देंगे प्लीज। हिंदी में मैम जैसे पहला जो कहते हैं ना, ले जाइए पहला पहला जो है ना, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। पहला पहला जो कथन है उसमें यह है कि उपलब्धि और अभिक्षमता परीक्षणों को परीक्षार्थियों के ज्ञान और उनकी क्षमता की ऊपरी सीमा का आकलन करने के दृष्टिगत तैयार किया जाता है। देखिए उपलब्धि, अचीवमेंट टेस्ट क्या है कि आपका क्या अचीवमेंट है। जैसे मान लीजिए कि कई बार ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें आपका अचीवमेंट को असेस किया जाता है कि क्या अचीवमेंट है या आपको क्या एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड मतलब आपका क्या कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स, ये बेसिक चीजों को टेस्ट किया जाता है। तो क्या ये जो अचीवमेंट टेस्ट होता है उसमें क्या आप किसी के अपर नॉलेज की, जैसे मान के चलिए अब मैंने पीएचडी किया तो मेरा जो अपर नॉलेज है कि भाई मैक्सिमम मुझे क्या आता है, मैक्सिमम अल्टीमेट लेवल पे, तो क्या उसको मतलब जांचा जाता है अचीवमेंट टेस्ट में, क्या उसकी जांच होती है। और फिर दूसरा है कि जो ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट एंड प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट आर डिजाइन टू मेजर द टिपिकल बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक एग्जामिनीज। यानी कि ये सारे मतलब टेस्ट के अलग अलग तरीके हैं। तो दूसरे में है कि पर्सनालिटी। एक्सक्यूज मी सर, आप बस ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट और प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट में डिफरेंस क्या है बता सकते हैं? एक सेकेंड में बताता हूँ एग्जैक्ट। देखिए ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट में क्या होता है ना कि ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट में क्या है कि जैसे आपके पास फिक्स आंसर्स होते हैं। जैसे हम लोग आजकल एमसीक्यूज देते हैं ना, दो ऑप्शन है, ट्रू फॉल्स, यस नो, करेक्ट इनकरेक्ट। इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट, जिसमें आपका बेसिकली जो आपका पर्सनालिटी है उसका असेस होता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। लेकिन जो उसका तरीका है वो बेसिकली क्या होता है कि भाई ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब कि या तो ट्रू या तो फॉल्स, इस तरह के टेस्ट होते हैं। ठीक है ना। और जो आपका यहाँ पे प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट है वो इससे उलट है, ये थोड़ा सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, ये क्या होता है कि थोड़ा मतलब सब्जेक्टिव होता है प्रोजेक्टिव।
जिसमें आपको पूरा आपका जैसे ऐसे राइटिंग वगैरह हो गया ना, तो उस तरह की चीजें इसमें आती हैं। एक तरह से साइकोलॉजिकल टूल है, जैसे कि एक ऐसा टेस्ट जिसमें आपकी साइकोलॉजी को असेस किया जाता है कि आपकी साइकोलॉजी क्या है, आपका क्या इमोशन है ना। मतलब आपके मनोविज्ञान का टेस्ट किया जाता है इसके थ्रू। जो हमारा प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट है, मतलब प्रक्षेपीय व्यक्तित्व परीक्षण, प्रक्षेपीय, जिसमें आपका साइकोलॉजी का टेस्ट होता है। साइकोलॉजी मतलब आपका इमोशन, आपका एटीट्यूड, आपका सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, मतलब आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या भावना चल रहा है, क्या भाव है, तो उसका टेस्ट है प्रोजेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट में क्या होता है कि आपकी पर्सनालिटी का जांच है, लेकिन यू नो दो तरीके से, या तो ट्रू फॉल्स इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, और उस क्वेश्चन के आधार पे ये बताया जाता है कि आपका क्या मतलब पर्सनालिटी है। Sir, option number A is correct, sir. हम्म Yes, sir. Option A is correct. मतलब दोनों ही करेक्ट है। Yes. लेकिन देखिए, इसका जो पहला स्टेटमेंट है ना, एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका अपर लिमिट ऑफ नॉलेज का पता नहीं लगता। जैसे मान के चलिए कि एक एग्जांपल मैं देता हूं कि पेपर 1 और पेपर 2, तो पेपर 1 में अगर आप बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने विषय में बहुत प्रकांड विद्वान है, ये जरूरी नहीं है। वो तो पेपर 2 का एग्जाम से पता लगेगा ना कि आपको सब्जेक्ट नॉलेज कितना है। तो पेपर 1 का जब आप परीक्षा दीजिएगा, पेपर 1 का मतलब क्या है, बेसिक एप्टीट्यूड, है ना। पेपर 1 का मतलब क्या है, बेसिक एप्टीट्यूड। तो जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड मतलब जो बेसिक, जैसे कि पेपर 1 है, पेपर 1 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक बातें, टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, है ना, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये बेसिक चीजें। तो इसके टेस्ट से आपके कभी विद्वता का जांच नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर जांच हो सकता है कि आपका फाउंडेशन कैसा है। अगर मान लो कि आपको डेटा इंटरप्रिटेशन आता है या आपको टीचिंग आता है, इसका मतलब कि आप अवेयर हैं, आपको बेसिक बातें आती हैं। लेकिन इससे आपके विद्वता का जांच नहीं हो सकता कि आप कितने विद्वान हैं। उसका जांच कब होगा, जब आप सब्जेक्टिव अपने पेपर का एग्जाम लिखिएगा। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये गलत है कि एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो अपर लिमिट ऑफ द नॉलेज को असेस नहीं करेगा। वो आपके फंडामेंटल्स को असेस करेगा कि आपको बेसिक कितना आता है। बेसिक में कैलकुलेशन हो सकता है, न्यूमरेसी हो सकती है, मैथमेटिक्स हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, थोड़ा बहुत बिजनेस के स्किल्स हो सकते हैं, कुछ टेक्निकल स्किल्स हो सकते हैं। तो ये आपके अवेयरनेस को शो करेगा कि आप कितने अवेयर हैं, कितनी चीजें आपने सीखी है, अपर लिमिट को नहीं। तो ये गलत है। लेकिन जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला ठीक है, क्योंकि जो आपका पर्सनालिटी टेस्ट है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो प्रोजेक्टिव हो, ये दोनों आपके व्यवहार पे आधारित है और आपके गुणों पे आधारित है। आपके साइकोलॉजी, आपका मनोविज्ञान, आपका इमोशन, एटीट्यूड, अंदर से आप कैसा, आपका भाव है, मनोभाव है, तो उन चीजों पे आधारित है ये दोनों। तो ऐसे में पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है। तो इस तरह से कौन सा आंसर सही होगा, फर्स्ट इज डी ऑप्शन इसमें मिसिंग है, सी तक ये डी मिसिंग है, तो डी इसका करेक्ट होगा, जिसमें स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट। तो डी इसमें ऑप्शन मेरे से कट गया है। तो पहला वाला गलत है लेकिन दूसरा सही है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए ना कि जो आपका एप्टीट्यूड होता है, जैसे पेपर 1 एक तरह से एप्टीट्यूड ही है, जो आपका बेसिक चीजों का टेस्ट करता है। तो उससे आपकी विद्वता का पता नहीं लगाया जा सकता कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, कितना आपको डेप्थ है, नॉलेज कितना है ना। तो इसलिए पहला गलत होगा, दूसरा सही है। ठीक है। क्वेश्चन को गाइस क्या है ना कि देखिए यही है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अगर ये एग्जाम में आता तो मुझे लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। तो क्वेश्चन को कम से कम 3 4 5 बार आपको पढ़ना चाहिए। जब क्वेश्चन आपको इस तरह का दिखे जहां पे कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपने कभी नहीं सुना, या सुना तो है लेकिन उसका मीनिंग नहीं पता, ऐसा होता है ना कि या तो कभी ऐसा टर्म, जैसे अब ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट है। अब मुझे लगता है इस क्लास में 95% बच्चे कभी ऐसा वर्ड नहीं सुने होंगे, ऐसा टर्म आपके दिमाग में नहीं आया होगा, ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट, प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट, यानी हिंदी में बोले तो वस्तुनिष्ठ व्यक्तित्व परीक्षण, प्रक्षेपीय व्यक्ति। अब तो ऐसे में क्या है गाइस, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। क्वेश्चन को जब आप 4 5 बार पढ़ोगे ना, तो कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाता है।
थोड़ा बहुत आपका आईक्यू इतना रहता है कि आप एलिमिनेट कर लेते हो कि ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कभी भी पेशेंस को लूज नहीं करना है। एक और क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। जैसे एसर्शन और रीजन है, ये लास्ट ईयर भी आया है क्वेश्चन, जिसमें आपको कह रहा है कि जो पहला कथन है, 2 कथन है, तो पहला कथन कह रहा है कि द पर्पस अंडरलाइंग मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम इन टीचिंग इज टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स। यानी शिक्षण में आधुनिक और आईसीटी आधारित सहायता प्रणाली का निहित प्रयोजन अधिगम परिणामों को इष्टतम मतलब बेहतर बनाता है। इसका मतलब इन सिंपल वे में आपको बोलें तो यानी कि शिक्षा में हम लोग जितना कंप्यूटर आजकल यूज कर रहे हैं, शिक्षा में जितना हम लोग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि मतलब कि पढ़ाई बहुत आसान हो रहा है और रिजल्ट ओरिएंटेड हो रहा है ना। यानी मोटे भाषा में हम ये कह सकते हैं कि आज के समय में हम लोग जितना मतलब कंप्यूटर वगैरह यूज कर रहे हैं ना, जैसे अभी भी क्लास हमारा आईसीटी की वजह से ही चल रहा है, ऑनलाइन क्लास है, गूगल मीट है, इंटरनेट की वजह से। तो इन चीजों के यूज करने से क्या पढ़ाई और आसान हुई है, क्या बेहतर परिणाम आने लग गए हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा होने लग गया है पहले के मुकाबले आईसीटी के यूज से, क्या ये सही है? और दूसरा स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि एन इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट सिस्टम हैज टू बी लिंक्ड विद एनहांसमेंट ऑफ लर्निंग कंडीशंस। यानी कि प्रभावी शिक्षण सहायता प्रणाली को अधिगम परिस्थितियों में सुधार के साथ संयुक्त किया जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है गाइस कि अगर आपको अपने टीचिंग को इफेक्टिव बनाना है, यानी आप जो पढ़ा रहे हैं उसको अगर आपको प्रभावी बनाना है, तो आपको लर्निंग कंडीशंस को बेहतर करना होगा। यानी कि जो लर्निंग के कंडीशंस हैं, स्टूडेंट को एक बेहतर कंडीशन देना होगा। तो इससे क्या होगा कि स्टूडेंट ज्यादा इंटरेस्ट भी लेंगे और ज्यादा सीखेंगे भी। समझ रहे हैं? लर्निंग ए और कंडीशन बी दोनों सही है सर। क्या लगता है आपको, विच वन इज करेक्ट? इसका ए और बी दोनों सही है, कथन भी सही है और ए और आर दोनों सही है। दोनों ही सही है बिल्कुल, क्योंकि दोनों में से कोई भी ऐसा लग नहीं रहा कि मतलब कोई नेगेटिव पॉइंट हो, दोनों सर ही सही बट है। एक्सक्यूज मी सर, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, पर रीजन असर्शन के रिलेटेड नहीं लग रहा है सर, क्योंकि दोनों का कनेक्शन नहीं समझ में आ रहा कोई। बट ऐसा मैम ऑप्शन में नहीं है ना, ऐसा ऑप्शन में होता तब ना। यहाँ तो डायरेक्ट बोल रहा है, जैसे ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर, अच्छा आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हाँ, बी अच्छा, वाला ऑप्शन सर देखिए। तो बी वाला आपके अकॉर्डिंग बी होना चाहिए, इसका मतलब कि जी दोनों सर। सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऐसा आप कह रहे हैं। हाँ, बताइए क्या होना चाहिए, ए या बी में, ए और बी में से ही कोई एक होगा, क्या होना चाहिए? बट क्यों नहीं रिलेटेड है वैसे? रिलेटेड तो वैसे है क्योंकि दोनों आईसीटी की ही बात कर रहा है, आईसीटी से रिलेटेड ही है, दोनों कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो ऐसा बोथ क्यों आर लग रहा है करेक्ट आपको, सर। ऐसा आपको क्यों इसका लग रहा है कि रीजन रिलेट नहीं कर रहा है ऐसा? ए इसका सही आंसर है सर। बोथ क्योंकि आर जो करेक्ट। क्योंकि मैम यहाँ पे जो रीजन दिया हुआ है कि किसी प्रभावी शिक्षण सहायता प्रणाली को अधिगम परिस्थितियों में सुधार के साथ संयुक्त किया जाना चाहिए। इट मीन्स एन इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट। इट मीन्स इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट का मतलब क्या है, वही आईसीटी। इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट जो यहाँ पे टर्म यूज किया गया है ना, इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट, इसका मतलब वही है कि सहायता प्रणाली की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सहायता में क्या यूज करिएगा, सहायता में वही कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आईसीटी है ना, व्हाइट बोर्ड, जो भी मतलब इंटरनेट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, तो डेट इज इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट। कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के साथ साथ मैं थोड़ा इंटरनेट को भी, टेक्नोलॉजी को भी इनकॉर्पोरेट या एड ऑन कर रहा हूँ। उससे क्या है कि बेहतर परिणाम होते हैं, लर्निंग कंडीशन बेहतर हो जाते हैं। अभी मैं आपको ऐसे ही नॉर्मल पढ़ाऊं और एक है कि कंप्यूटर, यूट्यूब, स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर, उसको लगा के पढ़ाऊं, तो इंटरेस्ट ज्यादा आता है ना, लर्निंग कंडीशन बेहतर हो जाता है कि नहीं होता है? एक क्लास ऐसा है जहाँ पे बस ब्लैक बोर्ड पे आप पढ़ रहे हो, और एक क्लास ऐसा है जहाँ पे प्रोजेक्टर लगा हुआ है, थोड़ी स्क्रीन लगी हुई है, थोड़ा सा वीडियो दिखा दिया, तो लर्निंग कंडीशन क्या है, बेहतर होगा, तो ज्यादा सीखने को मिलता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है तभी ना आईसीटी को इनेबल किया जा रहा है क्लासरूम में, प्रोजेक्टर वगैरह लगाया जा रहा है। तो दोनों ही ठीक है, ए ही इसका करेक्ट होगा। यस। ठीक है, इज इट क्लियर? डाउट है तो बताइए। पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन को पढ़ सकते हो आप, खुद से पढ़िए। कोई डाउट है तो बताइए।
क्योंकि क्वेश्चन आजकल ऐसे इससे भी टफ आ रहा है, ये तो इससे भी अब टफ आने लगा क्वेश्चन। ये तो लास्ट टू लास्ट ईयर का है, तो आपको इस तरह से ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे। इससे भी हाई लेवल का आजकल आ रहा है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी अपनी करनी पड़ेगी पेपर 1 में। ठीक है। एमपी सेट में मैम आता है, बिल्कुल आता है, एमपी सेट, डब्ल्यू सेट आता है, ये इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एमपी सेट में। जी क्या कह रहे हैं मैम? रिसेंटली एग्जाम हुआ है दिसंबर वाला, आपके पास इसका क्वेश्चन पेपर है? यू आर नॉट ऑडिबल, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं हो रही। रिसेंटली एग्जाम हुआ है दिसंबर हम्म 25 पेपर है। इंग्लिश, हाँ इंग्लिश का तो किसी ने भेजा, शायद पेपर 1 का भी आ गया है, वो तो है, भेज दूंगा। ग्रुप पे तो भेजा था किसी ने कल, सॉल्व आ गया है पेपर। इसमें से इंग्लिश के कितने लोग हैं?